एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय पर श्रीनगर में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार को आयोजित करने के लिए मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और विशेष रूप से उनके अध्यक्ष महोदया को। ड्रग स्मगलिंग तथा इलीगल आर्म्स ट्रेड के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग 21वीं शताब्दी की तीसरी सबसे बड़ी चुनौती मानवता के सामने खड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आज की सेमिनार यहाँ जागरूकता के साथ साथ चुनौती का सामना करने के लिए आने वाले सेशंस में भविष्य का एक रोड मैप भी तैयार करेगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उससे निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। आज के तेजी से बदलते विश्व में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक असाधारण चुनौती मानी जा सकती है। ऐसा घिनौना अपराध जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराधी क्रिमिनल नेटवर्क ये दोनों इसके हिस्से बन चुके हैं। विश्व भर में लाखों मासूम हर साल इस अपराध का दंश झेल रहे हैं। आज भी विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग, बच्चे, महिलाएं, प्रवासी, शरणार्थी और विस्थापित वर्ग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दृष्टिकोण से विशेष रूप से असुरक्षित हैं। समाज के सभी वर्ग को इस तथ्य को जानना आवश्यक है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पूरी तरह से समाप्ति के लिए जन जन की सामूहिक ताकत और समाज को संकल्प के साथ आगे बढ़कर लड़ना ये बड़ी मदद दे सकता है। ये सच्चाई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सीधे तौर पर सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ किसी कमजोर एवं गरीब क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है। इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेशंस से जुड़े एक्सपर्ट, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स इस बात पर बल देते हैं कि इसकी ओरिजिन, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन ये तीनों की विवेचना आवश्यक है ताकि इस आपराधिक नेटवर्क पर नियंत्रण पाया जा सके। अभी जिक्र हुआ है मेरे पूर्व भी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 21 लोग देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैफिकिंग करके जम्मू कश्मीर लाए गए थे। 18 ऐसे लोग थे जिन्हें मजदूरी के लिए ट्रैफिकिंग करके लाया गया था। 3 महिलाओं को फोर्स्ड मैरिज के लिए लाया गया था। जहां ये प्रसन्नता की बात है कि पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल तथा सिविल सोसाइटी के सहयोग से उन्हें छुड़ाने तथा पुनर्वास में सफलता मिली और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक सक्रिय नेटवर्क को भी डिसमेंटल करने में सफलता मिली। वहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान में नहीं रही हैं या नहीं हो सकती हैं। आप सब जानते हैं कि क्रिमिनल नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पुलिस का या सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना एक तरीका है, लेकिन समाज के सभी वर्गों की सामूहिक ताकत अगर इसमें शामिल होगी तो स्वाभाविक रूप से इस अभियान को गति मिलेगी। हो सकता है कई बार हम अपने आस पड़ोस में कोई संदिग्ध गतिविधि देखते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि क्यों हम झंझट में पड़े। इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है और हमें आना चाहिए। हो सकता है किसी मासूम को जबरन शादी के लिए बाहर से ट्रैफिकिंग करके लाया गया हो सकता है कोई बच्चा डोमेस्टिक लेबर के लिए इसी व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया हो सकता है आपकी छोटी सी सूचना, आपका छोटा सा प्रयास बहुत से मासूमों की जिंदगी को बचा सकता है। पिछले वर्ष बडगांव में सामूहिक प्रयासों से ही
1 दर्जन से, जिसका जिक्र मेरे पहले हुआ, ज़्यादा लोगों को ट्रैफिकिंग नेटवर्क से छुड़ाया जा सका था। इसलिए इस बारे में समाज के हर एक वर्ग को जागरूक रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको कहीं भी संदेह लगता है तो जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है, सिविल सोसाइटी के हमारे मेंबर्स हैं, या पुलिस के किसी जिम्मेदार अधिकारी को आप कृपा करके जरूर बताएं। समाज के हर एक वर्ग को ये सोचने की आवश्यकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे समाज पर एक बड़ा बदनुमा धब्बा है। हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों पर इससे मैं समझता हूं कि बदनुमा धब्बा कुछ हो नहीं सकता है। नीति निर्माताओं के उन आदर्शों का अपमान भी है जिसने प्रत्येक नागरिक को स्वाभिमान के साथ, गरिमा के साथ जीवन यापन का अधिकार दिया है। साथियों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के इंटर स्टेट तथा अपराध की बहुमुखी प्रकृति की वजह से अकेले कोई यूनिट इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती है, बल्कि स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित एवं सार्थक सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रोग्रेसिव लॉ इन्फोर्समेंट के साथ साथ स्टेक होल्डर्स का इंटीग्रेटेड अप्रोच उन मार्केट फोर्सेस के खिलाफ केंद्रित करना पड़ेगा जहां आशंका है कि लोगों की तस्करी करके इन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसलिए रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के अलावा प्रिवेंशन, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी ताकि जागरूक नागरिक समाज के ऐसे तत्वों की पहचान करके उन्हें सजा दिलाई जा सके और भविष्य में मानवता के खिलाफ होने वाले इस भयंकर अपराध को रोका जा सके। अभी मुख्य न्यायाधीश महोदय अपनी बात रख रहे थे। कई बार हम जानते हैं कि साक्ष्य नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में मुझे लगता है कि दूसरे दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है। अब रूल्स ऑफ द रोड लिखा है कि बाएं से सड़क पर मत चलिए। अगर ट्रक खड़ा है तो हम अपना सर नहीं फोड़ेंगे, थोड़ा रास्ता हमें बदलना ही होगा। तो आपकी उपस्थिति में मुझे ये बात जरूर कहनी चाहिए। अनेक हमारे न्यायिक अधिकारी भी हैं कि ऐसे मामलों में संविधान और न्याय ठीक है, इसकी रक्षा करना हमारा प्राथमिक दायित्व है, लेकिन इस तरह के अपराधी अगर हमारे लूप होल्स के आधार पर बच जाते हैं तो मैं समझता हूँ इस पर एक पुनर्विचार जरूर करना चाहिए कि क्या रास्ता हो सकता है। ज़रूरत है हमारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को ट्रेन करने की, हम जरूर अपने स्तर पर करेंगे। हमारे फोर्सेस में तालमेल की, वो हम जरूर करेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि तकनीकी आधारों पर, छोटे मोटे आधारों पर अगर बड़े अपराधी बच जाते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए एक बड़े खतरे पैदा होते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की स्थापना और जैसा मेहता जी ने कहा, और उसको सक्षम बनाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 11 जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल फंक्शनल है। बाकी जो 9 जिले हैं इनमें भी शीघ्र ही हम ऑपरेशनल करा देंगे। यूनियन टेरिटरी के सभी पुलिस स्टेशन में कुल मिलाकर 202 विमेन हेल्प डेस्क की स्थापना हम कर चुके हैं। इन सभी संसाधनों द्वारा हम अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब सभी ग्रुप्स की, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं एवं सिविल सोसाइटी की सक्रिय भागीदारी हो और इस दिशा में मजबूत साझेदारी भी हो। इसके साथ ये भी आवश्यक है कि जो भी मामले, केसेस सामने आ रहे हैं उनका समयबद्ध ढंग से, उनकी समय सीमा के भीतर विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, और ठीक से विवेचना, रस्मी तौर पर विवेचना नहीं, उसके तह तक जाना, प्रोसिक्यूशन के लिए साक्ष्य जुटाना और पीड़ित के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करना। इस मामले में सोचने की जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, प्रोसिक्यूशन हो, फिर पुनर्वास की हम व्यवस्था करें।
मुझे लगता है इस अप्रोच से हमें बाहर निकलना होगा। पुनर्वास हमारी प्राथमिकता के केंद्र में होना चाहिए, क्योंकि वो जिस मानसिकता या जिस यातना से गुजरते हैं, ये नैतिक दायित्व प्रशासन का है कि पीड़ित के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 21 के आंकड़े देख रहा था। 2021 में देश भर के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 6,533 पीड़ित थे जो ट्रैफिकिंग के शिकार हुए थे, जिसमें 4,062 महिलाएं थीं। 6,213 विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 3,912 महिलाएं थीं। इस अभियान में सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वह महिलाओं और बच्चियों पर विशेष ध्यान दें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अपराध न सिर्फ नारी अधिकार, नारी विकास को रोकता है, बल्कि ये उनकी गरिमा, उनके सम्मान और सदियों से पुराने नारी शक्ति के आदर्शों पर भी प्रहार है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर अंग को पूरी संवेदनशीलता से काम करते हुए महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना, मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। मेरा निवेदन होगा कि सभी जिलों के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल इस अभियान से युवाओं को जोड़ने का अभियान शुरू करें। सभी जिलों तथा शहरी वार्ड में हमने यूथ क्लब बनाए हुए हैं और वो यूथ क्लब अच्छे ढंग से पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। हमारे प्रशासन की, सरकार की नीतियों को ज़मीन तक पहुंचाने में बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मैं अपने सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा, यूथ क्लब के जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको इस अभियान से जोड़ने की आवश्यकता, इन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में इस अपराध की संख्या देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम निश्चिंत हो सकते हैं। और मुझे लगता है, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, कि गत वर्ष की जो वृद्धि है वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो जो भी जम्मू कश्मीर के जिम्मेदार हमारे सहयोगी यहाँ हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि हमें सजगता के साथ एक स्ट्रेटजी के तहत मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजी की पहली प्राथमिकता आउटरीच और अवेयरनेस के प्रयासों को बढ़ाना, और अवेयरनेस कैंपेन वो सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है जिसके जरिए युवाओं को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास तथा उनकी क्षमता को पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में लगाकर इस अभियान में हम आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और इसे सशक्त भी बना सकते हैं। आज इस सच्चाई से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराध के तंत्र को डिसमेंटल करने में टेक्नोलॉजी की भी अहम भूमिका हो गई है। अगर हम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टेक्नोलॉजी का उपयोग सही ढंग से करें तो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम से भी निपटा जा सकता है। मैं जानता हूं हमारे सुरक्षा बलों के जवान जिस तरह की परिस्थितियों में और जिस तरह के दबाव में काम करते हैं, बाकी के अन्य राज्यों में ये परिस्थिति नहीं है। मैं उनकी तकलीफ भी समझता हूं, बावजूद उसके मुझे गर्व है कि जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से, जिस निष्ठा से सुरक्षा बलों के जवान यहाँ काम कर रहे हैं, उसके सुखद परिणाम अब आम जनता को मिलने लगे हैं। ये बात मैं हर बार कहता हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ कि जब तक शांति नहीं होगी, विकास नहीं हो सकता है किसी इलाके में। और आज यहाँ शांति स्थापित हुई है तो उसमें सुरक्षा बलों का बड़ा योगदान है, और इसीलिए विकास जो गति पकड़ रहा है उसमें सुरक्षा बलों की एक अहम भूमिका है। और मुझे विश्वास है कि लोगों को जागरूक करने आज के कार्यक्रम से हम सब प्रेरणा लेकर के एक जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर पूरे संघ राज्य क्षेत्र में अभियान हम सब शुरू करेंगे।
तकनीक के मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करके हम पूरी इस व्यवस्था को सजग और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेमिनार तथा विभिन्न विषयों पर आयोजित किया जाने वाला टेक्निकल सेशन भिन्न भिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रायोरिटी एक्शन प्लान भी तैयार करेगा। सभी स्टेक होल्डर्स इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण से भविष्य में इस पर डेडिकेटेड तरीके से काम कर सकेंगे। आज इस मंच से एक बात मुझे कहनी है, वो ख़ास तौर से अपनी बहनों महिलाओं के लिए ही कहनी है। पिछले वर्ष नवंबर में हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक विस्तृत HR पॉलिसी तैयार की थी। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं आंगनबाड़ी हेल्पर्स यानी संगिनी और सहायिका के पद हमारे यहाँ काफ़ी रिक्त हैं। त्वरित और पारदर्शी तरीके से 4000 पदों की नियुक्ति आने वाले चंद दिनों में हम करना चाहते हैं। 1 महीने के अंदर मेरी अपेक्षा होगी सचिव श्री दलंदा से कि पारदर्शी ढंग से 1 महीने के अंदर ये 4000 नियुक्तियाँ हो जाएं। सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को ये निर्देश मुख्य सचिव के द्वारा दिए जा चुके हैं। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को महीने भर में कंप्लीट किया जाए। अंत में इस महत्वपूर्ण सेमिनार द्वारा आप सभी के प्रयासों को मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। नेशनल विमेन कमीशन, उसके अध्यक्ष महोदया, सभी सदस्य, मेंबर सेक्रेटरी, सभी अधिकारी और जम्मू कश्मीर के बाहर से तथा हमारे जम्मू कश्मीर से आए हुए सभी देवियों सज्जनों का मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।